नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग यूथ कंपटीशन बुक से भूगोल का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल देखते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये अपना प्यारा भारत है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये अपना प्यारा भारत है। भारत का सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र अपना प्यारा भारत है। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है? तो भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो कौन सा है उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? तो वो श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यह कहाँ स्थित है? तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। कितने प्रायद्वीपीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने प्रायद्वीपीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन से हैं? यदि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। ठीक है, आगे चलें। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु किस प्रदेश में है? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु यह मध्य प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो यह अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग कौन करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे चलें। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा यह 8 डिग्री चैनल बनाता है। कौन बनाता है? 8 डिग्री। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा यह 8 डिग्री चैनल बनाता है। 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो ये 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो सूरज सबसे पहले भारत के किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यह इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। रेड क्लिफ लाइन सीमा रेखा निर्धारण किसके किसके बीच में करती है? तो यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में करती है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो यह भारत और अफगानिस्तान के साथ करती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। भारत का प्राचीनतम भाग है, तो भारत का प्राचीनतम भाग कौन सा है? तो दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। सिलवासा कहाँ की राजधानी है? तो ये दादरा नगर हवेली की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा? दिल्ली। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। ठीक है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है। कहाँ? वाराणसी के पास स्थित है।
आगे चलें। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख है और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? तो दिल्ली है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित कौन सी हुई है? तो 8वीं बहन सम्मिलित ये सिक्किम हुई है। कौन सी? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन सा घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। कौन सा? त्रिपुरा। आगे चलें, आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है तो गुवाहाटी। कौन सा शहर है? गुवाहाटी। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के मध्य है। किसके किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य। आगे चलें। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो अब इसको देख लेते हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कौन कौन सा राज्य है? तो ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सब करते हैं। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। चीन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्य आते हैं। चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसमें एक यूनियन टेरिटरी है और राज्य कितने हैं? तो 4 हैं। कितने? 4। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। इसमें 2 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और 3 क्या हैं? राज्य हैं। ठीक है। नेपाल के साथ सीमा साझा कितना करता है? तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड आते हैं। ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अब इसमें डिटेल्स नोट क्या है? भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब देख लेते हैं मिजोरम, म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, 4 राज्य हैं। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य इसके साथ हैं भूटान के साथ। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख ये POK में स्थित है। ठीक है। आगे चलें। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वह त्रिपुरा है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, तो वह कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ लगी हुई है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम आएगा। ठीक है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो यह
तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, आगे चलें। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो एक दूसरे को अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट में काटती हैं। एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे डेंटम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटम रेखा। क्या कहते हैं? डेंटम रेखा, डेटम रेखा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो ये देशांतर मार्ग। कौन सा? देशांतर मार्ग। वह देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोबल पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो वो कौन सा है? वो 180 डिग्री है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये जायरे नदी है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं वह कौन सा महाद्वीप है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप। कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे चलें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, यानी ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। कौन कौन से? इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ठीक है, इरिट्रिया। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इनको आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। कौन सी? आइसोगोनिक रेखाएं। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। उस महाद्वीप का नाम, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब यदि दर्पण में देखा जाए तो एक जैसे दिखेंगे। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो देशों की किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में। इसमें 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो उसमें मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है किसमें? यूरोप में। किसमें? यूरोप में। आगे चलें। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो इजराइल से किस किस देश की सीमा लगी हुई है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। किसकी? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाएं इजराइल से लगी हुई हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये लाओस है। कौन सा? लाओस। स्थल अवरुद्ध का मतलब इसकी सीमा किसी समुद्री रेखा से टच नहीं होती। ठीक है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो वह कौन सा देश है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र
इंडोनेशिया है। ठीक है। बेनेलक्स देश कौन कौन से कहे जाते हैं? बेनेलक्स देश किसे किसे कहते हैं? तो देखो, बेनेलक्स देश में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। बेनेलक्स मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 देश आते हैं बेनेलक्स में। ठीक है, आगे चलें। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये इक्वाडोर है। कौन सा? इक्वाडोर है। कौन सा? इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो अंतर महाद्वीपीय देश यह टर्की है। कौन सा? टर्की। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं। जो कहां अध्ययन किए गए हैं? तो मैक्सिको में। अजरबैजान की राजधानी बाकू कहां स्थित है? तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। बाकू कहां स्थित है? तो ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। कौन? अजरबैजान की राजधानी बाकू। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी यह एबरडीन को कहा जाता है। किसको? एबरडीन को। एल अकीला स्थित है। एल अकीला यह कहां स्थित है? तो एल अकीला यह इटली में स्थित है। कहां? इटली में। मैगिनॉट रेखा यह किन किन देशों के बीच में है? तो मैगिनॉट रेखा यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर अभी हमने पढ़ा था। आगे चलें। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां स्थित है? तो झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा में झुकी हुई मीनार है। यह कहां स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कहां? इटली में। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? तो केंटकी को। किसको? केंटकी को। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। किसको? क्यूबा को। आगे चलें। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो इस्तांबुल। इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहते हैं और ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहां अवस्थित है? तो ये मिस्र में अवस्थित है। कहां? मिस्र में। आगे। वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, तो वो बेरिंग जल डमरू मध्य है। कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। लोमबोक जल डमरू मध्य जिन 2 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है वे हैं, तो बाली एवं जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, महाद्वीपों नहीं, द्वीपों के मध्य स्थित है, तो बाली एवं लोमबोक। बाली एवं लोमबोक के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो लोमबोक जलडमरू मध्य। ठीक है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को कौन जोड़ती है? तो ये पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ठीक है, आगे चलें। डोवर जल संधि यह किसको किसको जोड़ती है? तो यह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है, तो स्टेट ऑफ डोवर है। कौन सा? स्टेट ऑफ डोवर। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, आगे चलें। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है, तो फ्रांस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन पाई जाती है? तो यह हारमूज की जल संधि। कौन सी? हारमूज जल संधि।
डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन सा है? तो डेन्यूब नदी के तट पर वियना भी है, ब्रातिस्लावा भी है, बुडापेस्ट भी है और बेलग्रेड भी है। ठीक है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन सा है? तो वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। ठीक है, श्वेत नील और नील नील नदियों के संगम पर कौन अवस्थित है? तो ये खार्तूम अवस्थित है। कौन सा? खार्तूम। मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी स्थित है? तो रियो ग्रांडे नदी यह सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर है जलवायु तथा मौसम। अब जलवायु तथा मौसम से संबंधित जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन कौन सी है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत की जलवायु पर किसका प्रभुत्व है? तो मानसून का प्रभुत्व है। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है तो केरल में पहुंचता है। आगे चलें। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होती है वहां पे? तो वहां पे किसकी खेती की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। किसकी? चाय की। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है। कौन से मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, भारत का वह स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत में? तो लेह में होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा शीत वर्षा होती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये लघु औद्योगिक इकाइयों का। किसका? लघु औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक योगदान है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना यह जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे? जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है तो ये उत्तर पश्चिम में होती है। शुष्कता दशा किससे संबंधित है? शुष्कता दशा यह निम्न आर्द्रता से संबंधित है। किससे? निम्न आर्द्रता से संबंधित है। आगे चलें। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है? तो यह मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में। लौटती मानसून से वर्षा कहां होती है? तो यह कोरोमंडल तट पर होती है। कहां? कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। ठीक है, भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। ठीक है, आगे चलें। वर्ष भर शुष्क कौन सा रहता है? तो चिली पूरे वर्ष शुष्क रहता है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन सा है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन कोपेन से संबंधित है। किससे? कोपेन से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो खेती के लिए मुख्य क्षेत्र पंपास का मैदान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये बर्खोयांस्क रूस में है। ये कौन सा? बर्खोयांस्क, ये रूस में है। ये विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है, सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं तो वह एशिया महाद्वीप है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है?
तो ये अटकामा मरुस्थल है। कौन सा? अटकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर क्या फैला हुआ है? तो ये आर्द्र प्रदेश। कौन सा? आर्द्र प्रदेश। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है, तो ये मानसूनी जलवायु होती है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी होती हैं? तो गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकालीन। कपास की खेती के लिए गर्म भी होना चाहिए, आर्द्र भी होना चाहिए और दीर्घ ग्रीष्मकाल भी होना चाहिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। अब टाइम जोन से संबंधित देख लेते हैं। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी किस दिन होती है? तो 21 जून को। किस दिन? 21 जून को। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो कब होता है? इक्विनॉक्स यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात का बराबर होना। ठीक है। ये कब होता है इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। आगे चलें। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो ये 66.5 डिग्री होता है। कितना? 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दिन और रात लगभग समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग समान होते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है। प्रधान याम्योत्तर कौन सी है? तो ये 0 डिग्री देशांतर होती है। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। आगे चलें। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी हमने पढ़ा। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है, तो ये मिर्जापुर स्थित है। कौन सा? मिर्जापुर। भारतीय मानक समय IST यह कहां से लिया गया है? तो ये प्रयागराज या नैनी से लिया गया है। ठीक है। आगे चलें। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान उज्जैन है। कौन सा? उज्जैन। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो उज्जैन है। ठीक है। अब जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इससे संबंधित देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में राज्य कौन से हैं? तो बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किसमें है? तो राजस्थान में है। किसमें? राजस्थान में। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, तो 1951 में। किसमें? 1951 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। आगे चलें।
2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है, तो दमन और दीव का लिंगानुपात न्यूनतम है कितना, 618। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो वो हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य किसमें है, तो नागालैंड में। ठीक है, आगे चलें। जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जनांकीय जिसमें भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो यह वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय कौन सा है, तो सिख सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है। भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो झारखंड में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, कब 1946 था भारत में लिंगानुपात, तो 1951 में। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, तो कहां है, पुडुचेरी में 1000 से ऊपर है। भारत का वह राज्य जहां स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है, तो ये केरल में भी अधिक है। आगे चलें। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात 1000 पुरुष स्त्री अनुपात कितना थी, तो 933 थी। कितनी, 933। 2011 में यह अनुपात कितना हो गया, तो 1000 अनुपाते 943। ठीक है, बढ़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। आगे चलें। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 59.29% 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किस राज्य में रही, तो ये बिहार में रही, 25.4%। ठीक है, आगे चलें। 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहां हुई है, तो ये नागालैंड में हुई है, -0.6% की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही, तो ये 17.7% रही 2001 से 2011 के मध्य। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत रहती है, भारत में 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या रहती है, तो ये 17.5%। कितनी, 17.5% रहती है। आगे चलें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां थी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में थी। कहां, अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलें। वर्ष 2001 की जनगणना, 1 मिनट, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था, तो ये वाराणसी था। 2000 में कौन बन गया, तो ये गाजियाबाद बन गया। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक कहां है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहां, महाराष्ट्र में। आगे चलें। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो ये 16.16%। 16.16%। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है,
तो श्रावस्ती में 34.8% साक्षर हैं महिलाएं। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कब देखी गई थी? तो ये 1991 से 2001 के बीच देखी गई थी। आगे चलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम कहां थी? तो बिहार राज्य में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता उच्चतम है। 2001 से 2011 की जनसंख्या के 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि कहां दर्ज की गई? तो ये बिहार में। कहां? बिहार में। 1991 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान किसका था? तो ये मिजोरम का था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी, तो कहां की थी? तो केरल की। 2011 में भी 2011 में भी केरल में महिलाओं की साक्षरता उच्चतम थी। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना कितने वर्ष के ऊपर गणना की जाती है? तो ये 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से की जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी, तो किसमें थी? तो लक्षद्वीप में। वर्तमान में भी लक्षद्वीप में साक्षरता दर अधिकतम है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो खीरी में। और 2011 में यह अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र। 2011 में सोनभद्र है, 2001 में लखीमपुर खीरी था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.20%। 2011 में कितना है? 8.6%। ठीक है। वर्ष जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक कहां अंकित की गई? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां है? तो ये उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR कितनी थी? तो 2.4%। कितनी? 2.4%। जनसंख्या 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी, तो यह केरल में थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो ये जनांकिकी है। क्या है? जनांकिकी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलें। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य क्या था? तो आवर सेशंस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस, सॉरी सेशंस नहीं। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य क्या था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ये 20.22% रही थी। कितनी? 20.22%। आगे चलें। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में
साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में थी? तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12%। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो वो इलाहाबाद है। भारत में 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% थी। 2001 से 2011 के बीच में यह कितनी हो गई? तो यह 17.70% हो गई। ठीक है। 2001 से 2011 के दशक के मध्य कुल भारतीय नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 31.8% की वृद्धि हुई। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो गोवा है। भारत में कौन सा राज्य है? वो गोवा। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। तो भौतिक विस्तार को स्वीकार नहीं किया गया है। नगरीय गलियारे संबंधित किससे संबंधित है? तो यह नगरीय परिवहन संकटों से संबंधित हैं। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषिक काल है। तो यह विशेषिक काल कौन सा है? तो 1961 से 2001। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया गया है। तो किससे विशेषीकृत किया गया है? तो लोक परंपरा के विकास से। किससे? लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है, तो नगरीय जनघनत्व पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत कितना है? तो 2011 में नगरीय जनसंख्या भारत में 31.2%, लेकिन 2001 में नगरीय जनसंख्या ये 27.8% थी। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना है? तो प्रथम वर्ग का योगदान 56.50% है। ठीक है। जनसंख्या दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो वर्ष 1971 से 1981 में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। 2011 के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो जनगणना नगरों की संख्या 3891 है। कितनी? 3891 2011 के अनुसार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में है? तो गोवा में है। किस राज्य में? गोवा में। आगे देख लेते हैं। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2001 के अनुसार ग्रामीण प्रतिशत 72.2% है और 2011 में यही ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% हो गया। ठीक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलें। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वह हैं। तो 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या किन किन राज्यों में पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म है। तो मुंबई और दिल्ली। कहां है? मुंबई और दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या
53 है। कितने? 53। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 7 राज्य, 7 जिले हैं, सॉरी 7 शहर 10 लाख के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? 7। वही मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है। तो 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में? तो उड़ीसा में। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? तो राजकोट, या पूरे देश में कोटा है। ठीक है, आगे चलें। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान कितना था? तो यह 38%। 2011 में कितना हो गया? 42.6%। कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे कौन सा है? तो ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील। कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या दोनों में ब्राजील नंबर 5वें पे है। ठीक है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। कौन सा? श्रीलंका। यहां पे बुजुर्ग ज्यादा मिलेंगे। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये नाइजीरिया है। एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। कहां? जापान में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक कहां है? तो जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक यह जापान में है। कहां है? जापान में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कहां पे है? तो यह टोक्यो याकोहामा यानी जापान में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो याकोहामा ये जापान में है। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर कौन सा है? तो सेंट पीटर्सबर्ग है। कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम किस देश में है? तो एशिया में मातृ मृत्यु दर यह बांग्लादेश में उच्चतम है। कहां? बांग्लादेश में उच्चतम है। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन कौन सा था? तो वह 11 जुलाई 1987। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस किस 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। ठीक है, आगे चलें। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए, अवरोही यानी घटते क्रम। सबसे ज्यादा ईसाई हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर हिंदू हैं, फिर बौद्ध हैं। ठीक है, आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी। विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करेगी? तो 68%। कितना? 68%। आगे चलते हैं। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है। कब बढ़ गई है? तो वर्ष 2009 में बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल। कितना है? 45 डेसिबल। ठीक है, आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है किस देश में? तो गुयाना में। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। तो 0 से 14 वर्ष की आयु समूह
यह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था, तो ये भारत ने। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो कतर है। कौन सा? कतर। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं कहां पाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी राज्य किसकी है? तो बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी बिहार की है। किसकी? बिहार की। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो यह बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर किस देश में पाई जाती है? तो इटली में पाई जाती है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है, तो यह वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश सिंगापुर है। अनुषंगी नगर किसे कहते हैं? तो गाजियाबाद को। किसको? गाजियाबाद को अनुषंगी नगर कहा जाता है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम किस महाद्वीप में रही? तो यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यह जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनांकीय संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में। कब? 1952 में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। भारत नियोजन के इतिहास में एक दशक रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। कब से कब तक? तो 2005 से 2015 तक रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। 2005 से 2015 का वर्ष। ठीक है, आगे चलें। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर यह अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की, तो मृत्यु गणना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा कहां है? काराकोरम दर्रा कहां है दोस्तों? तो काराकोरम दर्रा यह लद्दाख में पाया जाता है। जोजिला दर्रा यह भी लद्दाख में पाया जाता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बुर्जिल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। शिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। और नाथुला दर्रा यह सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में पाया जाता है। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तुजू दर्रा यह मणिपुर में पाया जाता है। कहां? मणिपुर में। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पंजाब हिमालय की कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। कितनी? 560 किलोमीटर। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य जो स्थित है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबाई है। सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित जो है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय।
इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। आगे चलें। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय यह काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर। असम हिमालय 750 किलोमीटर लंबाई है, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। अगर इन चारों हिमालय में देखा जाए तो सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय है, सबसे छोटा हिमालय कुमायूं हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। अब प्रमुख जल अंतराल यह देख लेते हैं। प्रमुख ये जल संधियां हैं, किसको किसको अलग करती हैं। तो 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय को मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, यानी मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कवरती व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया के सुमात्रा व भारत के निकोबार के मध्य स्थित है ग्रेट चैनल। ठीक है। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। मन्नार द्वीप दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य स्थित है। ठीक है। नोट देख लेते हैं क्या है इसकी। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना यह मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।